नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, उत्तराखंड को आज संपूर्ण भारतवर्ष में देवभूमि और तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्ष लाखों से अधिक श्रद्धालु चार धाम की यात्रा उत्तराखंड में करते हैं। उसके साथ उत्तराखंड के और भी तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, खूबसूरत पहाड़ों का दीदार करते हैं, घने जंगलों में जाते हैं, वहां नाइट स्टे करते हैं, संपूर्ण रूप से उत्तराखंड में आते हैं और उत्तराखंड के विभिन्न जगहों पर जाने के साथ बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के बहुत सारे लोकेशन को कैप्चर करते हैं। संपूर्ण उत्तराखंड में फिलहाल दो मंडल है, एक है गढ़वाल मंडल, दूसरा है कुमाऊं मंडल। इसी गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों को मिला दे तो इसी में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन उत्तराखंड की निवास करती है, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, पंजाबी, मुस्लिम, बंगाली, ईसाई, पूर्वांचल समुदाय से लेकर विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं। और इसी उत्तराखंड के अंदर जितने लोग ये जो निवास कर रहे हैं, इनमें से बहुत से समुदाय को SC, ST और OBC रिजर्वेशन भी प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर हिंदू समुदाय की एक और जाति निवास करती है, जिसका अपना एक विशिष्ट कल्चर है, जिसका अपना अलग खान पान है, परिवेश है, संस्कृति है। और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर बड़ी मात्रा में दुर्गा पूजा का भी आयोजन करती है। इस जाति को कहते हैं बंगाली समुदाय। बंगाली समुदाय का उत्तराखंड पे बहुत लगाव है और प्रति वर्ष उत्तराखंड के तराई में विभिन्न जगहों पे बड़ी मात्रा में दुर्गा पूजा और काली पूजा का भी आयोजन करते हैं। यूं ही तो अगर आप बंगाली समुदाय की बात करेंगे तो बंगला जो भाषा है दुनिया की सबसे मीठी भाषा मानी जाती है और दुनिया के चौथे नंबर के सबसे ज्यादा पूरे विश्व में बोली जाने वाली मीठी भाषा बंगला भाषा है। अगर भारतीय इतिहास को उठा के देखेंगे तो बंगाली समाज ने भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी वर्ग दिए, एक से बढ़कर एक कवि दिए हैं और एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी दिए हैं। अगर मैं लिस्ट उठा के देखूं तो मेरे इस कैप्चर आप लिस्ट में देखिए कितने सारे लोग जो बंगाली समुदाय से आते हैं और इन्होंने अपना सर्वत्र भारतीय संग्राम और अन्य राज्यों के लिए न्यौछावर कर दिया है। दोस्तों, उत्तराखंड में फिलहाल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र हैं और 2 राज्यसभा क्षेत्र हैं। इन 70 विधानसभा क्षेत्र में तराई का जो इलाका है वो कंप्लीटली मैदानी क्षेत्र है। यानी इस मैदानी क्षेत्र में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बंगाली समाज के लोग बहुमात्रा में हैं, यानी बहुसंख्य मात्रा में है और इनकी वोटर परसेंटेज इतनी ज्यादा है कि ये वोट जब एक तरफ पड़ते हैं तो विधानसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी होता है किसी भी दल का हो वो बड़े आसानी से जीत जाता है। तो इसी को आधार मानकर लगभग बहुत सारे लोग और उसके साथ जो बंगाली समुदाय के लोग हैं, वर्षों से इनकी एक मांग है कि इनको SC का सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। और SC सर्टिफिकेट की मांग को लेकर कई सारे बंगाली समुदाय के संगठन वर्षों से मांग कर रहे हैं और उसके साथ उत्तराखंड के बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। चाहे बड़े लीडर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो या MPs हो, इनसे मुलाकात करते हैं और अपनी मांग को रखते भी हैं। 2019 में नैनीताल उधम सिंह नगर के MP मिस्टर अजय भट्ट ने बकायदा पार्लियामेंट में बंगाली समुदाय को SC की दर्जा देने के लिए मांग भी उठाई थी। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिनसे बंगाली समुदाय के जनप्रतिनिधियों ने उनसे मिला, उनसे बात की और अपनी जो परेशानी है उनके सामने रखा कि अगर बंगाली समुदाय को SC सर्टिफिकेट मिल जाता है तो बंगाली समुदाय के अंदर जितने जो गरीब तबके के लोग हैं इनके लिए कितनी सहूलियत हो जाएंगे। ये एजुकेशन के साथ गवर्नमेंट जॉब्स में भी आ सकते हैं और इनके परिवार आर्थिक उन्नतशील की ओर अग्रसर होगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है, फिलहाल जो गैरसैंण विधानसभा सदन में बीजेपी विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्हें बुरी तरीके से बंगाली समुदाय को निशाना बनाया और स्पेशली SC सर्टिफिकेट को लेकर बंगाली समुदाय की ओर टारगेट किया। इस निशाने के बाद बंगाली समुदाय के अंदर उनके प्रति काफी रोष है, बहुत आक्रोश है और बंगाली समुदाय बहुत नाराज है, क्योंकि बंगाली समुदाय ने लगभग कई वर्षों से एक क्षेत्र बीजेपी को ही वोट दिया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हीं के साथ बीजेपी के विधायक इस तरीके से पेश आएंगे और सदन में बंगाली समुदाय को लेकर इस तरह की बातें करेंगे। मैं ये वीडियो क्लिप्स आपको लगाता हूं, आप वीडियो क्लिप्स में देखिए किस तरीके से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने SC को लेकर बंगाली समुदाय की ओर निशाना साधा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिस जिले से आदरणीय सौरभ जी आते हैं, वहां नमो शूद्र जाति के लोग रहते हैं। वो पश्चिम बंगाल से होकर के यहाँ रहने आए, वो यहाँ रह रहे हैं, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ एक अभियान चला कि इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है। द मैटर वेंट राइट अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
रजिस्ट्रार जनरल के यहां गया। ये इसलिए टर्न डाउन हुआ कि जो जाति का सर्टिफिकेट है, जो जाति का रिकॉग्निशन है, जो जाति की पहचान है, वो स्टेट स्पेसिफिक है। जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। जो हिमाचल का ओबीसी है, वो हिमाचल का ओबीसी, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग मैरिज ऑफ अ वुमेन और मैरिज टुगेदर, मैन और वुमेन, द मैरिज डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द कास्ट। इस वीडियो क्लिप में दोस्तों आपने देखा कि बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल से चलकर बंगाली समाज के लोग उत्तराखंड में आए और यहाँ पे निवास कर रहे हैं। यानी इनके पास जो नॉलेज है वो कंप्लीटली बहुत ही शॉर्ट नॉलेज है, अल्प ज्ञान है, और अल्प ज्ञान बहुत घातक होता है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो बंगाली समाज के लोग जो यहाँ पर हैं, ये आज नहीं है, ये 70 साल से ज्यादा अवधि हो चुकी है और उत्तराखंड में निवास है। जिस समय उत्तराखंड का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले बंगाली समाज के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और आज जो तराई का इलाका है, इस तराई को इलाके को मजबूत बनाने में, उपजाऊ बनाने में, सशक्त बनाने में, सांस्कृतिक परिवेश में संपूर्ण बनाने में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा है तो वह बंगाली समाज का योगदान रहा है। भारत विभाजन के बाद एक तरफ जब पश्चिमी पाकिस्तान बना तो दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान बना। भारतवर्ष के कई लोग अधिक मात्रा में, स्पेशली जो बंगाली समुदाय के लोग हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान के आसपास ही निवास करते थे। उसके बाद 1952 में सबसे पहले बंगाली समुदाय के एक दल आया और वो इस उत्तराखंड में निवास करने लगे। उसके बाद 1964 में जब पूर्वी पाकिस्तान में अत्यधिक मारकाट चालू हुआ तो उसके बाद कई बंगाली समुदाय के लोग यहाँ पे आए और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने कई लोगों को उत्तराखंड में बसाया, उसके साथ देश के अन्य राज्यों में भी उनको बसाया। और उसके बाद 1971 के बाद कुछ लोग उत्तराखंड में आए और यहाँ पे निवास करने लगे। ये जो लोग हैं, ये उत्तराखंड में जो निवास कर रहे हैं, इनके नस नस में उत्तराखंड के प्रति प्यार है, मोहब्बत है और ये उत्तराखंड को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन जब तक इस प्रकार के विधायक होंगे, इस प्रकार के और भी नेता होंगे, अगर वो बंगाली समुदाय को टारगेट करेंगे और बंगाली समुदाय के एससी सर्टिफिकेट को लेकर गलत तरह की बयानबाजी देंगे, जिससे हो सकता है कि आपस में ही जो भाईचारा है वो खत्म करे। अगर बंगाली समुदाय ने 70 साल से अधिक की अवधि में यहाँ निवास किया है और अगर उन्हें एससी सर्टिफिकेट की मांग की है तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि वर्षों से इस क्षेत्र में निवास करने वाले कई समुदाय ऐसे हैं जिनको एससी है, एसटी है और ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। अगर उन लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी मिल सकता है तो बंगाली समुदाय के लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी क्यों नहीं मिल सकता? इसी विषय को आधार मानकर बंगाली समुदाय लगातार 70 साल से ज्यादा की अवधि में एससी की मांग पर लगा हुआ है। मुन्ना सिंह चौहान के थ्रू जिस प्रकार से बंगाली समुदाय को निशाना बनाया गया था, सदन में जिस तरीके से एससी सर्टिफिकेट को लेकर टारगेट किया गया था, उसके बाद उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुन्ना सिंह चौहान जो बीजेपी के विधायक है, इनके खिलाफ जन आक्रोश है, लोग इनका विरोध कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं और सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप मेरे इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक तरफ वीडियो लगाई है। इस वीडियो में किस तरीके से लोग मुन्ना सिंह चौहान का विरोध कर रहे हैं, उसके साथ इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और लोगों का गुस्सा जायज है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप एक समुदाय को टारगेट करेंगे तो इससे लोगों के अंदर जन आक्रोश होगा और लोगों के अंदर जो दूसरे धर्म के लोग हैं या दूसरे समुदाय के लोग हैं जो प्यार मोहब्बत से उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में खटापन भी जरूर आएगा। ये कोई नई मांग नहीं है कि बंगाली समुदाय ने एससी की मांग की है। इससे पहले भी कई वर्षों से उत्तराखंड में निवास करे बंगाली समुदाय ने एससी की मांग की है और इस पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी ने भी बंगाली समुदाय के लोगों को एससी का सर्टिफिकेट दिया था। लेकिन ये सर्टिफिकेट सिर्फ बंगाली समुदाय के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन में छात्रवृत्ति के तौर पर दिया गया था, यानी कि जब वो स्कूल में पढ़ाई करेंगे, कॉलेज में पढ़ाई करेंगे तो उनको छात्रवृत्ति के लिए इस एससी का सर्टिफिकेट का यूटिलाइज कर सकते हैं। बट जब उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स की नीड होगी, जब गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म फिलअप करेंगे और उसमें रिजर्वेशन रिप्रेजेंट करना होगा, तब उनको एससी सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं होगा। इस बात को बहुत से लोगों ने पहले एक्सेप्ट किया कि कम से कम हमें एजुकेशन में तो कुछ हेल्प मिलेगी, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन लोगों को लगने लगा कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ एजुकेशन में काम देगा, जो उनके आने वाले समय बिल्कुल भी फायदेमंद और योजनाबद्ध नहीं है। तो लोगों ने अपनी एससी की डिमांड को और भी ज्यादा तेज कर दी है। इसी डिमांड को लेकर कई बंगाली समुदाय के संगठन बड़े बड़े मंत्रियों से भी मिले और 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के वाइस
वाइस प्रेसिडेंट अरुण हालदार जी से भी बंगाली समुदाय के कई लोगों ने मुलाकात की और उनकी एक रैली बंगाली समुदाय ने उत्तराखंड के दिनेशपुर में भी ऑर्गेनाइज की थी। यानी बहुत तरीके से बंगाली समुदाय एससी की ओर मांग कर रहा है। कई संगठन ऐसे हैं जो एससी की ओर लगे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार की जो स्टेटमेंट यहाँ पर सदन पे और सत्ता पक्ष के नेता के माध्यम से दिया गया, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के 7 से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां बंगाली समुदाय को एससी का दर्जा प्राप्त है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले त्रिपुरा मिलेगा, आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, आपको आसाम मिलेगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उसके साथ उड़ीसा। ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां बंगाली समुदाय को एससी सर्टिफिकेट यानी नमशूद्र जो सर्टिफिकेट है ये मिला हुआ है। अगर इन राज्यों में बंगाली समुदाय को एससी का सर्टिफिकेट मिल सकता है तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बंगाली समुदाय को एससी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल सकता। इसी मांग को लेकर बंगाली समुदाय लगातार अपनी एससी की डिमांड को तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ रही है, और जिस पर कई सारे जो नेता है शायद जो उनको चुभ रहा होगा कि इनको एससी सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसके बाद क्या होगा। फिलहाल इसके पीछे की डिप्लोमेटिक और उनकी पॉलिसी क्या है इसके बारे में फिलहाल कोई योजना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुन्ना सिंह चौहान जो बीजेपी के विधायक है इन्होंने इसको कोट किया, ये बिल्कुल भी निंदनीय है और अशोभनीय है। इसको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सत्ता पक्ष में चाहे जो भी हो, लेकिन बंगाली समुदाय जो 70 साल से अधिक यहाँ पर निवास कर रहे हैं उनके एससी पर इनको ध्यान देना चाहिए, और एससी सर्टिफिकेट किस तरीके से इनको प्रोवाइड किया जाए इस पर विचार जरूर करनी चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड के तराई में बड़े पैमाने में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं जो खटीमा विधानसभा क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं, सितारगंज विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, किच्छा विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, दिनेशपुर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, बाजपुर हो या जसपुर हो, कई जितने मैदानी इलाके के जितने विधानसभा क्षेत्र में हर जगह पे बंगाली समुदाय के लोगों की मात्रा जो वोटर से अच्छी खासी है, और ये जब एक तरफ पड़ते हैं तो आसानी से प्रत्याशी जीत जाता है। सो दोस्तों, हम सबको विचार करना है और इस वीडियो को आगे शेयर करनी है, क्योंकि सारी बातें मैंने क्लियर तौर पे यहाँ बताई है, और जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने स्टेटमेंट दिया हम उसकी निंदा करते हैं, और लोगों से ये प्रयास होनी चाहिए कि प्लीज़ अब सब यूनाइट होकर इन चीज़ों पे डिस्कस करें। एससी सर्टिफिकेट किस तरह से मिल सके इन पर डिस्कशन जरूर करें, और इस मुहिम को लोग आगे तक जरूर बढ़ाएं। अब दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।